हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, एथिक्स के आज हम अपने दूसरे टॉपिक में एंटर कर रहे हैं, जो कि है ह्यूमन वैल्यूज। वैल्यूज के बारे में हमने पहले ही लेक्चर में देखा था। वैल्यूज का मतलब होता है कि प्रेफरेंसेस। आसान भाषा में आपकी आदत, आपके चाल चलन, आपके प्रेफरेंसेस। क्या आप मानना चाहते हैं, क्या नहीं मानना चाहते हैं, क्या फॉलो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्या नहीं फॉलो करना चाहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वैल्यूज। ठीक है ना। ह्यूमन वैल्यूज आज हमको पढ़ना है। ह्यूमन वैल्यूज का सेंस ये होता है कि आप एज अ ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, आप अपनी सोसाइटी में कैसे रहते हैं। दैट इज द ह्यूमन वैल्यूज, आसान भाषा में। चलिए, शुरू करने से पहले आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको लगे कि ये लेक्चर्स यूजफुल है तो आप अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। चलिए, तो ह्यूमन वैल्यू का हमने थोड़ा सा इंट्रो दे दिया। अब जैसे कि हमने बताया कि ह्यूमन वैल्यू एज अ ह्यूमन, आपके ऐसे चाल चलन, आपकी ऐसी आदतें, आपका ऐसा नेचर, आपका ऐसा बिहेवियर, जो कि इस वर्ल्ड में रहने वाले और ह्यूमंस के साथ आप हार्मनी में रह सके। ऐसी सारी मान्यताओं को, ऐसे सारे वैल्यूज को हम ह्यूमन वैल्यूज कहते हैं। कुछ कॉमन ह्यूमन वैल्यूज जैसे कि इक्वलिटी, सबको एक समानता के साथ देखना, एक समानता के साथ उनके साथ बिहेव करना। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे का सम्मान करना। द फिलॉसफी ऑफ लिव एंड लेट लिव, मतलब जियो और जीने दो की फिलॉसफी के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना। ये कुछ ऐसे ह्यूमन वैल्यूज हैं जो कि आपके जो एक्सपीरियंस हैं, आपके समाज में रहने के जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उसकी वजह से ये सब जन्म लेते हैं। जिस तरह का समाज होता है उसी तरह का आपका जो है ह्यूमन वैल्यू डेवलप होता है। ठीक है ना। देर आर मेनी यूनिवर्सल बेसिक ह्यूमन वैल्यूज। यूनिवर्सल बेसिक का मतलब होता है, यूनिवर्सल का मतलब होता है जो कि हर जगह पे एक समानता से लागू हो, और उस जगह पे कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी रह रहा हो, यहाँ रह रहा हो, यहाँ रह रहा हो, या फिर इसके बाहर रह रहा हो, हर व्यक्ति के लिए वह उतना ही महत्वपूर्ण हो। हर जगह हर व्यक्ति पर एक समान जो नियम कानून लागू होते हैं, या फिर जो वैल्यूज लागू होते हैं, जो होने चाहिए, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल वैल्यू। मतलब ये कि बिना किसी भी भेदभाव के, चाहे वो जगह का अंतर हो, धर्म का अंतर हो, जाति का अंतर हो, लिंग का अंतर हो, किसी भी तरह का अंतर हो, बिना किसी भेदभाव के जो वैल्यूज हर किसी के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल वैल्यूज। जैसे हैप्पीनेस, खुश खुश रहना हर कोई चाहता है। ठीक है ना। चाहे आप केन्या में रहिए, चाहे इंडिया में रहिए, चाहे किसी आइलैंड पे जाके रहिए, जंगल में रहिए, कहीं पे भी रहिए, हैप्पीनेस द यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू। फिर उसके बाद फेयरनेस, मतलब ये गोरा चिट्टा वाला फेयरनेस नहीं है। फेयरनेस का मतलब ये होता है कि कोई भी काम है तो उसमें कोई भेदभाव ना हो, जो भी प्रोसेस है उसी प्रोसेस वो प्रोसेस सबके लिए समान हो। ठीक है ना। उसके बाद लव, प्यार हर जगह, इवन ह्यूमन में ही नहीं, जानवरों में भी बहुत ज्यादा प्यार है। हर कोई शांति चाहता है, पीस चाहता है, हर कोई स्वतंत्रता चाहता है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है ना। सेफ्टी चाहता है अपना, रिस्पेक्ट चाहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद कॉपरेशन चाहता है, और आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करता है। उसके साथ साथ इक्वलिटी। ये सब क्या है? यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज हैं। दोस्तों, मुझे जहाँ तक याद है कि 18 का जब हम लोग यूपीएससी का मेंस लिख रहे थे, तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कुछ इंटरनेशनल यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के बारे में बताइए। शायद उसमें 5 दिए थे, तो आपको जो है यहाँ से वो मसाला मिल जाएगा। ठीक है ना। वैल्यूज आर एन इनबिल्ट मैकेनिज्म which distinguishes the right from the wrong, do's and don'ts of any action even when no one is looking after you। वैल्यूज दोस्तों, वैल्यूज जो होते हैं उनकी जड़ें इतनी मजबूत होती हैं, वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि आपके अपने जो वैल्यूज है ना, आप अपने वैल्यूज पे उस समय भी टिके रहते हैं जबकि आपको कोई देख नहीं रहा है। अगर ऐसे कोई वैल्यू है आपके कि जो लोगों के सामने आप उसको शो करते हैं, लेकिन जब आप अकेले में होते हैं तो उसको आप शो नहीं करते हैं, मतलब ये कि उस वैल्यू का वायलेशन करते हैं, वह उस वैल्यू का कोई महत्व नहीं रहता है आपकी लाइफ में, तो समझ लीजिए वो आपका वैल्यू नहीं है, वो आपका ढोंग है, आपका दिखावा है। ठीक है ना। जो
ह्यूमन वैल्यूज हैं, जो वैल्यूज को मानने वाले हैं, वो उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो उनको कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, वो अपने वैल्यूज पे टिके रहते हैं। उदाहरण के तौर पर जो प्योर वेजिटेरियन है वो तो वेज ही खाएंगे, कहीं पे भी रहेंगे, चाहे वो अकेले रहें चाहे 4 लोग के सामने रहें। लेकिन जो ढोंगी वेजिटेरियन है वो बाहर तो जाकर के वेजिटेरियन बनेंगे और अंदर घर पे ले आकर के मुर्गा मसाला जो है चलता रहता है, ठीक है ना, तो वो ढोंगी है। तो सेंस ये है कि जो वैल्यूज होते हैं वो जो है अनचेंजेबल होते हैं, वो उसको कभी भी ब्रेक नहीं किया जा सकता है अगर वो सच में वैल्यूज है तो। एक और व्यू है इसका, values are the self managing mechanism and is not intuitive but it is acquired from the environment by continuous teaching and the behavior। हालांकि जो वैल्यूज हैं, ठीक है ना, वो इंट्यूटिव नहीं होते हैं, मतलब ये कि ये एक सेल्फ मैनेजिंग आपका मैकेनिज्म है, खुद को मैनेज करने का एक मैकेनिज्म है। यह इंट्यूटिव नहीं हो सकता है, इसको सिखाया नहीं जाता है, ये अंदर से ही आते हैं हमेशा से, बचपन से या बिहेवियर से। लेकिन जो इन्वायरमेंट में, जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं, या फिर लगातार आपको कोई चीजें बताई जा रही हैं, या फिर लगातार आप किसी का बिहेवियर देख रहे हैं, तो इससे आपके वैल्यूज डेवलप होते हैं, ठीक है ना। ये बचपन से कुछ नहीं इसमें होता है, पैदाइशी कुछ नहीं होता है, हालांकि कुछ जेनेटिक भी होता है, लेकिन इसमें इंट्यूटिव नहीं होता है, ये पैदाइशी नहीं होता है, इसको आप जो है सीखते हैं। अब जो वैल्यूज होते हैं वो दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक इंट्रिंसिक एक एक्सट्रिंसिक। पहले आसान भाषा में समझ लेते हैं, फिर इसको इसमें क्या लिखा है उसको समझते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब ये है कि कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चीज अपने आप में ही वो उसकी अपनी वैल्यू हो। जैसे ब्यूटी, ठीक है ना, अगर कोई ब्यूटीफुल है या फिर कोई चीज ब्यूटीफुल है तो उस ब्यूटी का अपने आप में ही महत्व है। अगर इसी ब्यूटी को किसी दूसरी चीज के द्वारा बढ़ा दिया गया तो ये है जो ब्यूटी हुई, यह हो गई एक्सट्रिंसिक। मतलब ब्यूटी अपने आप में इंट्रिंसिक है, मतलब ये कि उसमें कुछ बाहर से कुछ एक्सटर्नल नहीं डाला गया है। लेकिन सपोज दैट कि आप जो है खूबसूरत हैं थोड़े बहुत, तो ये आपका इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया कि आप थोड़े बहुत स्मार्ट हैं, हैंडसम है, खूबसूरत हैं। लेकिन आपका थोड़ा सा मेक ओवर कर दिया जाए, थोड़ा सा हेयर स्टाइल चेंज कर दिया जाए, थोड़ा सा आपको चश्मा उश्मा लगा दिया जाए, जो गॉगल्स वगैरह होते हैं, तो जो गॉगल्स वगैरह है, जो आपका ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं, वो हो गए एक्सट्रिंसिक वैल्यू प्रोवाइडर। और इस तरह से जो वैल्यू आपकी निकल के आती है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अब इसको हम समझते हैं। देखिए, एन इंट्रिंसिक वैल्यू इज वन विच हैज वर्थ इन इट्स ओन, उसका जो अपना खुद का महत्व होता है। इट इज एन इंड, यह अपने आप में ही इंड है, ठीक है ना, साध्य है। और उसके बाद जैसे एग्जाम्पल हो गया ट्रुथ, सच्चाई, ब्यूटी, गुडनेस, आपका जो अच्छा बिहेवियर है, फिर टेम्परेंस या फिर करेज, ये सब सारी चीजें जो है अपने आप में ही एक वैल्यू रखती हैं। इंट्रिंसिक वैल्यूज आर सेड टू बी एब्सोल्यूट वैल्यूज, ये एब्सोल्यूट है, इसमें कुछ भी कोई इधर उधर की चीजें जोड़ घटा के नहीं बनाई गई है। एक्सट्रिंसिक वैल्यूज आर वन विच इज अ मीन्स टू सम अदर वैल्यू, मतलब ये कि आपका सपोज दैट ये आप हैं और आपकी दो आंखें हैं, लेकिन आपकी एक आंख गड़बड़ है, ठीक है, धृतराष्ट्र हैं आप, तो अगर आपने चश्मा लगा लिया तो ये जो धृतराष्ट्र वाली आंख थी ये छुप गई और आपका जो है वैल्यू बढ़ गया, आप खूबसूरत लगने लगे। दैट इज द एक्सट्रिंसिक वैल्यू, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। इट इज ऑफ इंस्ट्रूमेंटल वर्थ ओनली, मतलब जो आपने चश्मा लगाया इनको, ये केवल इंस्ट्रूमेंटल ही तो है, इसका कोई बहुत ही अच्छा कोई चश्मा है तो क्या करेंगे आप, उसको रखेंगे, लेकिन उसकी अपनी कोई विशेष उस तरह की वैल्यू नहीं है, जब तक उसको कोई लगाएगा नहीं, रखे रहिए अलमारी में, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, वेल्थ, फेम, फिजिकल फिटनेस, बॉडी वॉडी बढ़िया बनाइए, तो ये सब क्या है, ये सब आपके एक्सट्रिंसिक वैल्यूज हैं, जो कि आपके बाहरी चीजों को बेहतर दिखाने का काम करते हैं। ब्यूटी अपने आप में एक ब्यूटी है, इंट्रिंसिक है। ट्रुथ अपने आप में ही एक ब्यूटीफुल चीज है जो कि इंट्रिंसिक है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। वैल्यूज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, प्रोडक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, परमानेंट, ट्रांजिएंट। आप इसको समझ सकते हैं। आपके जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव का मतलब ये है कि आप
ट्रुथ पे टिके रहिए। एक ही एग्जांपल लेके समझ लीजिए कि आप ट्रुथ को फॉलो करते हैं, आप जो सच्चाई होती है उसको फॉलो करते हैं। निगेटिव का मतलब ले लीजिए कि आप हमेशा झूठ बोलते हैं, झूठ बोलकर पैसा कमाते हैं, झोल झाल करते हैं, ठीक है ना। प्रोडक्टिव का मतलब ये है कि आपके कुछ वैल्यूज ऐसे हैं जो कि किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट में काम आते हैं, आप जो है सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रक्टिव कुछ ऐसे वैल्यूज होंगे जो आप जो है ऐसे वैल्यूज आपके जो सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हो, आप हमेशा मर्डर करते रहिए, गाली गलौज करते रहिए, झगड़ा लड़ाई करते रहिए, तो ये डिस्ट्रक्टिव है। परमानेंट है मतलब ये कि जन्म जन्मांतर तक जब तक आप डेथ नहीं हो जाती है तब तक वो वैल्यूज टिके हुए हैं। ट्रांजिएंट है मतलब ये कि कुछ दिन के बाद आप कुछ और चीज़ों को सीखे और जो आपके पहले वाली वैल्यूज थी वो खत्म हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वैल्यूज कई तरह के हो सकते हैं। उम्मीद है कि ह्यूमन वैल्यूज का जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें यही क्वेश्चन पूछता है कि ह्यूमन वैल्यूज क्या होते हैं और इनका इनकलकेशन कैसे होता है, मतलब आप इसको कैसे किसी के बिहेवियर में, किसी के लाइफ में कैसे इसको इनकलकेट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो अगला टॉपिक हमारा इनकलकेशन है। इसमें सबसे पहला रोल ऑफ फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके जो इमीडिएट रोल मॉडल्स होते हैं वो उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं। तो जिस तरह का फैमिली मेंबर्स का बिहेवियर होगा, जिस तरह का उन फैमिली मेंबर्स का वैल्यूज होंगे, उसी तरह से इस बच्चे के भी वैल्यूज डेवलप होंगे, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ डकैत के घर डकैत ही पैदा होगा, आईएएस के घर आईएएस ही पैदा होगा, ये अलग बात है। लेकिन सपोज दैट कि आप ऐसी फैमिली में पैदा हुए जहाँ पे एक, इस तरह समझ लीजिए ना, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं तो आप भी हिंदू धर्म को मानेंगे। आपका जन्म मुस्लिम फैमिली में हो गया तो आप जो है मुस्लिम धर्म को मानने लगेंगे, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो गया। छोटा सा और थोड़ा सा अंदर जाते हैं। सपोज दैट कि आप किसी ऐसी फैमिली में पैदा हुए जो कि सच्चाई पर विश्वास करता है, लोगों की भलाई के बारे में सोचता है, साथ में अपनी भलाई के साथ साथ, ठीक है ना, दूसरों की मदद करने की कोशिश करता है, या फिर उसको नेचर बहुत पसंद है, वो इन्वायरमेंट में रहना चाहता है, तो ये सब सारी चीजें आप में भी आएंगी। इसके अपोजिट आप ऐसी फैमिली में पैदा हो गए जो हमेशा यही सिखाता है कि झूठ बोलो, झूठ बोल के पैसा कमाओ, और क्या कहते हैं, झोल झाल करो हमेशा, अगर इससे भी काम ना चले तो मर्डर कर दो, चीटिंग कर लो, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीजें अगर आपकी फैमिली में होती रहेंगी तो जो बच्चा होगा उस फैमिली का उसके अंदर भी इसी तरह की वैल्यूज डेवलप होंगी। तो जो फैमिली का रोल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैमिली द फर्स्ट एंड मेजर एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, किसी भी बच्चे का जो समाजीकरण होता है उसमें फैमिली का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि समाज के बारे में जो भी विचारधारा उस बच्चे की बनेगी उस फैमिली के जो परसेप्शन है उसके अकॉर्डिंग ही बनेगी। ओके, फैमिली सेट्स द पैटर्न्स फॉर द चाइल्ड्स एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल एंड सोसाइटी, एड्स इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, सपोर्ट हर एस्पिरेशंस एंड गुड वैल्यूज, ठीक है ना। एक पैटर्न बनता है जो माइंड में उसके बच्चे के पैटर्न बनाता है, कौन? फैमिली। किसके लिए? किसी भी व्यक्ति के लिए। भाई आपके घर में बच्चे हैं तो मान लीजिए आपने बच्चे को अपने गांव में किसी के बारे में बताया कि ये बंदा ठीक नहीं है, क्यों ठीक नहीं है, ये गलत काम करता है, वो गलत काम हो सकता है अभी आप अपने बच्चे को ना बता पाए, लेकिन उसके दिमाग में ये बात जरूर आ गई कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है। या फिर सोसाइटी में क्या चल रहा है, कैसे बड़े लोग होते हैं, कैसे छोटे लोग होते हैं, बड़ों का कैसे सम्मान करना चाहिए, ठीक है ना। तो सोसाइटी के बारे में भी फैमिली बताती है। फिर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, कखा गगा अंगना पढ़ाती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद उसका एस्पिरेशन, जो भी वो चीजें जानना चाहता है, जो भी चीजें करना चाहता है, तो फैमिली उसको सपोर्ट करती है। फिर उसके बाद इस तरह से गुड वैल्यूज जो है, जैसे कि ट्रूथ हो गया, जैसे कि ऑनेस्टी हो गया, जैसे कि लोगों का बात मानना हो गया, ये सब सारी चीजें कौन सिखाता है? फैमिली के लोग सिखाते हैं। द वैल्यूज ऑफ सेक्रीफाइस, लव, फीलिंग, हाई मोरल्स एक्सेट्रा, ये सब सारी चीजें सिखाता है। कैसे सेक्रीफाइस कैसे सिखाता है? कि वो देखता है कि जो हमारे सपोज दैट कि हमारे घर में जो बड़े लोग हैं उनके लिए जो छोटे लोग हैं वो कुछ कुछ थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हैं, या फिर जो बड़े लोग हैं वो छोटे लोगों के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से वो जो सेक्रीफाइस का वैल्यू होता है वो उसको सीखता है बच्चा। प्यार, एक दूसरे से प्यार करते हैं पूरी फैमिली के मेंबर, उसको सीखता है। फीलिंग्स, अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए, ये सब सारी चीजें सीखता है। फैमिली मेंबर्स आर द इमीडिएट रोल मॉडल ऑफ अ चाइल्ड, इसको हमने बताया। मोरल वैल्यूज सच एज ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, हैप्पीनेस, खुश रहना। लॉयल्टी मतलब ये कि विश्वास बनाए रखना। इंटीग्रिटी ऑफ द फैमिली मेंबर्स,
ट्रांसफर्स इनटू द चाइल्ड, ठीक है ना। तो ये सब सारे जो वैल्यूज हैं ये बच्चे में जो है ट्रांसफर होते हैं। रियरिंग ऑफ चाइल्ड इम्पैक्ट हर बिहेवियर एंड वैल्यूज, ऑब्वियसली जिस तरह का उसका पालन पोषण होगा उसी तरह से उसके बिहेवियर होंगे और उसी तरह से उसके वैल्यूज डेवलप होंगे। चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशन, प्रेफरेंसेज एंड फायरली competitive atmosphere has changed the nature of value provided by the family to the children। ये अलग बात है, ये आपको कंक्लूजन में लिखना है कि आज का जो समय है उसमें फैमिली का स्ट्रक्चर बदल रहा है, ऑक्यूपेशन बदल रहा है, एटीट्यूड बदल रहा है, प्रेफरेंसेज बदल रहे हैं। तो इस वजह से जो फैमिली का रोल है वैल्यूज को इनकलकेट करने में, इनफैक्ट जो गुड वैल्यूज हैं उसको इनकलकेट करने में उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी आ रही है या फिर आप कह सकते हैं कि परिवर्तन आ रहा है। तो उम्मीद है कि ये वाला आपको सेक्शन समझ में आ गया होगा कि फैमिली कैसे अपना रोल प्ले करती है। फैमिली का सबसे मेजर रोल होता है आपके वैल्यूज को डेवलप करने में, और दूसरा जो सबसे बड़ा मेजर रोल होता है वो होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, ठीक है ना। आप जो थोड़ा बहुत आपका जो सोशलाइजेशन है वो फैमिली से शुरू होता है, थोड़ी बहुत क्वालिटी, थोड़ी बहुत वैल्यूज आप फैमिली में सीखते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो वैल्यूज होते हैं जो कि आपको समाज में रहने के लिए हेल्प करते हैं, सर्वाइवल के लिए हेल्प करते हैं, वो आपको कहाँ से मिलता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से मिलते हैं, ठीक है ना। आफ्टर फैमिली इट इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन विच ए चाइल्ड स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम। घर के बाद सबसे ज़्यादा समय कहाँ पे बीतता है, वो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। चाइल्ड इंट्रोड्यूस टू द आउटसाइड वर्ल्ड, ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो बाहर दुनिया देखता है। फिर फॉलोइंग वैल्यूज आर इनकलकेटेड इन एजुकेशनल वैल्यूज, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो विद्यालय है वहाँ पे आप क्या क्या सीख सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोऑपरेशन, कोई भी काम होता है विद्यालय में तो टीचर्स करवाते हैं तो सब एक दूसरे के साथ मिल करके करते हैं। कोई फंक्शन हुआ या फिर कोई प्रिपरेशन हुआ, टेबल इधर रखना है, टेबल उधर करना है, ये करना है वो करना, तो कोऑपरेशन आप वहाँ से सीखते हैं। दूसरा है इंटरेक्शन विद द न्यू पीपल, नए लोगों से कैसे बात करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए उनके साथ, ये चीज़ें बच्चे सीखते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज, अभी तक आप घर में हो सकता था कि आप जो है किसी विशेष टॉपिक पे एक सिंगल व्यू रख के घूम रहे हैं, जैसे ही आप विद्यालय में जाएंगे तो मल्टीपल व्यूज मिलेंगे क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल फैमिली बैकग्राउंड से लोग आएंगे। फिर उसके बाद टीम स्पिरिट, स्पोर्ट में ये आप सीख सकते हैं। प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस, ये आप सीखते हैं। साइंटिफिक टेम्पर मतलब वैज्ञानिक विकास, फिर उसके बाद डेमोक्रेसी के बारे में, सेकुलरिज्म के बारे में, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ आइडियाज, आप अपने आइडियाज को प्रमोट कर सकते हैं विद्यालय में, लोगों को बता सकते हैं, टीचर्स को बता सकते हैं। इस तरह से आप जो है अपने सेल्फ आइडियाज को प्रमोट कर सकते हैं। इनोवेशन का भरपूर मौका मिलता है, आविष्कार करने का, कुछ सोचने समझने का, नई चीज़ डेवलप करने का भरपूर समय मिलता है। फिर उसके बाद लर्निंग अबाउट ग्रेट पर्सनालिटीज एंड अडॉप्टिंग दियर वैल्यूज। अब गांधी जी के बारे में, कलाम सर के बारे में, या फिर इसके अलावा और भी जो ग्रेट पर्सनालिटीज हैं उनके बारे में सबसे ज़्यादा हम कहाँ पे सीखते हैं, एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन वहीं पे हम सीखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो रोल आता है वो आता है सोसाइटी का, आप किस तरह की सोसाइटी में रह रहे हैं, सोशल बॉन्डिंग कैसे बनाई जाती है, सोसाइटी में एक दूसरे के प्रति जो लगाव होता है वो कैसे डेवलप होता है, ये सब सोसाइटी सिखाती है। फिर उसके बाद वैल्यूज ऑफ रिलीजन, धर्म, कस्टम, ट्रेडिशन और सोशल रूल्स, ये सब सारी चीज़ें आपको कहाँ से सीखने को मिलती हैं, जो आपके आसपास की सोसाइटी होती है वो सिखाती है। फिर उसके बाद लीडरशिप, प्रधानी का चुनाव लड़ लिए। गवर्नेंस के बारे में आप सीखते हैं, आपको मान लीजिए कोई छोटा सा फंक्शन रखा गया गांव में और आपको कोई जिम्मेदारी दे दी गई तो आप जो है उसको निभाते हैं, तो इस वजह से आप जो है गवर्नेंस के बारे में सीखते हैं। फिर उसके बाद सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, आप कुछ ऐसा काम करते हैं कि आपकी खुद की अपनी पहचान बने, आप हमेशा इसके लिए प्रयासरत रहते हैं, तो जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का मौका है वो भी सोसाइटी आपको देती है। फिर उसके बाद हार्मनी, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना, कोहेसिवनेस, यूनिटी, ये सब सारी चीज़ें कहाँ से आपको सीखने को मिलती है, सोसाइटी से। उसके बाद रीजनलाइजेशन, मतलब ये कि जो क्षेत्रीकरण है उसके बारे में भी आप सीखते हैं। कैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, ज़्यादातर लोग जो गाँव में रह रहे हैं वो लोग ये जानते होंगे कि गाँव में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए गाँव ए है और ये गांव बी है, ठीक है ना। तो गांव ए और गांव बी में तरह तरह के कंपटीशन होते हैं, जैसे कि इनके बीच में क्रिकेट मैच हो गया, ठीक है ना, या फिर इनके बीच में यहाँ का डेवलपमेंट कुछ और है, यहाँ का डेवलपमेंट कुछ लेवल कुछ और है, तो एक दूसरे से हमेशा कंपटीशन करते रहते हैं। यहाँ पे कोई बारात आई, उसका बहुत बढ़िया सेवा सत्कार हुआ, यहाँ की बारात में थोड़ा सा कम हो पाया, तो कंपटीशन होता है और कंपटीशन की वजह से रीजनलाइजेशन
डेवलप होता है और रीजनलाइजेशन उस रीजन में रहने वाले लोगों को एक अलग पहचान देता है। जैसे वो कहते हैं कि मैं फला गांव का हूँ, वो कहता है कि मैं फला गांव का तो हूँ। जो गांव के लोग हैं वो जानते होंगे कि अरे तुम्हारे गांव से मेरा गांव बेहतर है, वो बोलते हैं तुम्हारे गांव से मेरा गांव बेहतर है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो इनकलकेशन है वो जो है 3 इंस्टीट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला फैमिली, दूसरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तीसरा सोसाइटी, ठीक है ना। उम्मीद है हमको कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन वैल्यूज क्या होते हैं और उसके बाद इनका इनकलकेशन कैसे किया जाता है, कैसे होता है, ठीक है ना। इसके बाद एक थोड़ा सा आगे बढ़ करके हम थोड़ा सा फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू को भी यहाँ पे रखे हुए हैं। अलग अलग जो डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं उनसे हम क्या क्या वैल्यूज सीखते हैं, इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई सजेशन है, कोई डिमांड है, तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर टेलीग्राम पे हमको डायरेक्ट मैसेज कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।